So let's start with our second part of the last lesson. Then, as I hurried as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." और मैं बहुत तेज़ी से, जितना तेज़ी से मैं चल सकता था या भाग सकता था, उतनी तेज़ी से मैं स्कूल की तरफ जा रहा था. तभी ब्लैक स्मिथ, हुज नेम वॉज वॉचर, हु वॉज देयर टू रीडिंग द बुलेटिन विद हिज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस मीन्स ट्रेनी. कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, कि तुम इतना स्मॉल बॉय, बब का मीन्स स्मॉल बॉय या निकनेम टू कॉल अ चाइल्ड, कि इतना फास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे. वो वहाँ पे क्यों था? वो जो सभी लोग बुलेटिन जो बोर्ड है उसके आगे खड़े थे, वैसे ही वो ब्लैक स्मिथ भी खड़ा था. ब्लैक स्मिथ कौन होता है? लोहार होता है, हु मेक्स डिफरेंट थिंग्स ऑफ आयरन विद द मेल्टेड आयरन. और जो उसका अप्रेंटिस था वो उसके पास वही काम सीख रहा था. वो दोनों वहाँ पे खड़े हुए थे एंड उन्होंने उसको भागते हुए देखा, तो उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि इतना भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम टाइम से अपने स्कूल जो है वो पहुँच जाओगे. I thought he was making fun of me and reached Hammel's little garden all out of breath. और मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो तो पहले से लेट था और वो उसको इस तरह से उसने कहा, तो उसको लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है. और वो जल्दी से भागता हुआ एम हैमेल के लिटिल गार्डन के पास पहुंच गया. एम हैमेल ने स्कूल के बाहर एक गार्डन बनाया हुआ था और उसकी वहां तक पहुंचते हुए सांस जो है वो पूरी तरह से फूल गई थी. Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and teachers' great ruler rapping on the table. Bustle means a lot of noise created by many people, and unison means at the same time, and rapping means striking or hitting. यूजुअली जब स्कूल खुलता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइस होता था. जैसे कहीं पे, जैसे स्कूल्स में नॉर्मली हम देखते हैं कि सुबह के टाइम कितना ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इकट्ठा होकर काफ़ी बातें करते हैं, उससे शोर होता है. एंड सुबह के टाइम वहाँ पे भी ऐसा ही जो एनवायरनमेंट होता था, लेकिन विच कुड बी हर्ड मीन्स वो जो है वो बाहर, स्कूल के बाहर जो स्ट्रीट या सड़कें थी वहाँ से वो भी सुनाई देता था. जो डेस्क को हम ओपन करते हैं बच्चे या खोलते हैं, उसकी जो आवाज़ वो बाहर तक जाती थी. या फिर रिपीटेड इन लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स मीन्स जब हम लेसन्स को एक साथ बोलते हैं, बहुत से बच्चे एक ही चीज़ को एक साथ बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसन. जैसे हम टेबल रिसाइट करते हैं या पोइम रिसाइट करते हैं या कुछ और चीज़ें जब हम बहुत ज़ोर से बोलते हैं तो उसको कहते हैं हम यूनिसन. एंड वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. और हम अपने जो हैंड्स हैं उनको अपने कानों पर रख देते हैं ताकि हमें शोर ना सुनाई दे और हमें जो अपना लेसन है वो अच्छे तरीके से जो अंडरस्टैंड हो जाए. और जो टीचर्स का जो छड़ी होती थी वो रैपिंग मीन्स वो हिट करती रहती थी कॉन्टिन्यूसली टेबल को. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. आई हैड काउंटेड on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही एनवायरनमेंट था. बिल्कुल वहाँ पे जैसे कुछ चीज़ रुक गई है, वहाँ पे कुछ हलचल नहीं थी. अनयूजुअल थी हर चीज़. स्टिल मीन्स रुका हुआ, या फिर अनयूजुअल स्टेंचिंग, यहाँ पे इसका ये मीनिंग लेंगे. एंड काउंटेड ऑन मीन्स डिपेंडेड ऑन. कमोशन मीन्स नॉइस एंड कन्फ्यूजन. ही हैड अ प्लान मीन्स आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन मीन्स वो उस पर डिपेंड, वो एक तो लेट था स्कूल के लिए और ऊपर से उसको कुछ आता नहीं था, तो उसने क्या सोच रखा था, प्लान था उसके माइंड में कि जब शोर हो रहा होगा, बच्चे इधर उधर भाग रहे होंगे, तो मैं जाऊंगा और चुपचाप से अपने डेस्क पे बैठ जाऊंगा. बट ऑफ कोर्स दैट डे हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन वो दिन तो कुछ ऐसा था, वो मॉर्निंग तो ऐसी थी जैसे संडे की मॉर्निंग होती है जब स्कूल बंद होता है. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. मैंने विंडो से देखा कि
my all friends or classmates were already in their places. They were already sitting in their places. वो पहले से ही वहाँ पे बैठे हुए थे. And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. And M. Hamel जो अपने साथ एक आयरन रूलर रखते थे और वो आगे पीछे चल रहे थे और अपने जो आयरन रूलर है उसको अपने आर्म्स के उन्होंने नीचे रखा हुआ था. मीन्स समथिंग स्ट्रेंज वॉज देयर. उसको कुछ डाउट हो रहा था कि कुछ तो है, कि सब कुछ अलग हो रहा है. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Blushed means face blushed in red color due to shame. मीन्स मुझे सबके सामने डोर खोलना था और सबके सामने मुझे अंदर जाना था, क्योंकि सभी जो है पीसफुली बैठे हुए थे. कोई वहाँ शोर शराबा नहीं था, कोई वहाँ पे कमोशन नहीं था. तो मतलब मुझे कितनी ज़्यादा शर्म आ रही थी, मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था. यू कैन इमेजिन कि उसने सोचा कुछ और था लेकिन वहाँ तो बिल्कुल पीसफुल था. दैट्स वाई ही वॉज सरप्राइज्ड. बट नथिंग हैपेंड. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. M. Hamel was very quiet. He was very calm that time and he said very kindly, "Go to your place quickly." कि लिटिल फ्रांस जाओ और अपनी सीट पे जल्दी से जाके बैठ जाओ, अदरवाइज हम तुम्हारे बगैर जो है वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap and all embroidered. That he never wore except on inspection and prize days. Embroidered means decorated with patterns sewn on with thread. मैंने भी जंप लगाया और मैं जल्दी से जाके अपने डेस्क पे जाके बैठ गया. मीन्स जब तक मैं थोड़ा जाके वहाँ अभी सेटल हुआ ही था तो मैंने एकदम से सर को देखा, अपने एम हैमेल को देखा कि उन्होंने तो ब्यूटीफुल अपना ग्रीन कोट डाला हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट डाली थी एंड और जो है ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी, जो सभी कुछ जो था एम्ब्रॉयडर्ड था, मीन्स डेकोरेटेड विद पैटर्न्स. ठीक है. एंड मैंने ये जजमेंट किया कि ये जो ड्रेस है ये तो हैमेल सिर्फ इंस्पेक्शन डेज या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है तभी इसको डालते हैं. आज क्या अलग चीज़ है जो आज सर ने ये वाली जो ड्रेस है वो डाली है. देयर इज़ समथिंग स्ट्रेंज, देयर इज़ समथिंग यूनिक. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Besides the solemn means serious and the old Hauser name of village man. Beside the whole school seemed so strange and solemn. जो पूरा स्कूल था वो थोड़ा सा अलग और सोलम मीन्स सीरियस लग रहा था. मीन्स वहाँ पे कुछ गड़बड़ थी, कोई बात तो थी. और मैं अभी तो सिर्फ मैंने वही देखा, लेकिन जब मैंने देखा कि जो बैक बेंचेस थे हमारी क्लास में वो हमेशा एम्प्टी रहते थे और वहाँ पे आके विलेज के जो है वो ओल्ड पर्सन जो है विलेज ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और बहुत सारे जो ओल्ड पर्सन हैं वो वहाँ जाके बैठे हुए हैं. तब तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया कि क्या हो रहा है. देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ तो है. Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer, thumble at the edges and he held it open on his knees with great spectacles lying across the pages. और सभी बिल्कुल सैड लग रहे थे.
सब किसी के भी चेहरे पे जो है वो हैप्पीनेस नहीं थी, सभी लोग जो है वो सैड लग रहे थे। एंड जो ओल्ड हॉजर थे उन्होंने एक ओल्ड प्राइमर बुक लाई थी। प्राइमर मीन्स ओल्ड बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज की जो है वो बेसिक जो बुक थी वो लाए हुए थे। एंड उसको उन्होंने जो की थी वो टॉर्न एंड डैमेज हो चुकी थी, पुरानी बुक थी बहुत ज़्यादा। एंड उन्होंने उसको अपनी नीज़ के ऊपर या अपनी गोद के ऊपर रखा हुआ था। एंड अपने जो बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स मीन्स अपना जो चश्मा था उन्होंने उनको उन पेजेस के ऊपर ओपनली रखा हुआ था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अभी मैं सब चीज़ें देख रहा था, इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि ये कुछ स्पेशल है, आज कुछ कोई बात तो है। तभी एम हैमल जो है वो अपनी चेयर पे जाके बैठ गए और उन्होंने बिल्कुल उसी मीन्स देयर वॉज अ सीरियसनेस इन हिज वॉइस एंड वो जेंटल टोन में उन्होंने कहा कि माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि आज मैं तुम्हें लास्ट लेसन है वही, आज मैं लास्ट लेसन तुम्हें देने वाला हूँ। इसके बाद जो है मैं तुम्हें लास्ट लेसन जो है वो नेक्स्ट लेसन है मीन्स वो नहीं होगा, ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज का जो है लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, capital of Prussia, to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तभी उन्होंने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं कि एल्सेस और लॉरेन के सभी स्कूल्स में जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज आगे नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन जो है उन स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। और तुम्हें कल से एक नए टीचर आएंगे जो जर्मन पढ़ाएंगे। एंड फ्रेंच लेसन जो है वो आज तुम्हारा लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी जो है अटेंटिवली उसे सुनना। What a thunderclap these words were to me. Thunderclap means used in comparison to refer to something startling or unexpected. Startling होगा इधर, startling or unexpected means जैसे कोई पहाड़ गिर गया या कोई बिजली मीन्स उसके सिर पे आ गिरी हो, इस तरह से उसको ये चीज़ उसको बिल्कुल ये चीज़ का आइडिया नहीं था, इसको बिल्कुल उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। जो जब एम हैमल ने ये चीज़ें कही तो वो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall. अब उसको समझ आया, रचेस मीन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग। अब उसको समझ आया कि अच्छा ये बात थी जो टाउन हॉल के आगे जो है देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड व्हाट वर दे रीडिंग ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब उनको ये चीज़ें उसको ये चीज़ समझ आई। एंड माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, I should never learn anymore. Must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. Saar means a river that passes through France. Means this is a very famous river of France. मेरा फ्रेंच लेसन का लास्ट लेसन है मेरा आज, उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे तो ढंग से लिखना भी नहीं आता, मुझे तो और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। क्या मुझे ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी? क्या मुझे अब मैं फ्रेंच नहीं पढ़ पाऊँगा? मुझे तो इसके लिए बहुत दुख है। मीन्स जब सर मुझे लेसन्स पढ़ाते थे या कोई समझाते थे तो मैं बर्ड्स के जो एग्स को ढूंढने में लग रहता था, या फिर सार में जाके मैं स्लाइड्स करता था मैं या स्विमिंग करता था। जो टाइम था मैंने वो पूरा बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास बिल्कुल भी फ्रेंच सीखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ओह मैंने तो बहुत ज़्यादा मिस किया। आई हैव लॉस्ट मैनी थिंग्स। मीन्स उसको इस टाइम ये जो है रियलाइजेशन हो रही है फ्रेंड्स को। एंड माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच एन
nuisance. Nuisance means burden or problem. A while ago, so heavy to carry. My grammar, my history, my history of the saints. We were old friends. Now that I couldn't give up. अब वो अपनी बुक्स को याद करने लगा. मीन्स जो उसको एक बर्डन लगता था. नुसेंस मीन्स बर्डन. अपनी बुक्स जो है बैग्स में उसने फिल की होती थी, भरी होती थी, वो उसको पूरा बर्डन लगता था. मीन्स मुझे लगता कितना भारी बैग है, ये यूज़लेस चीज़ें हैं, ये ग्रामर क्या है, ये हिस्ट्री किस सेंट्स के बारे में जिनको हम जानते नहीं उनकी हिस्ट्री हमें पढ़ाते हैं. ग्रामर जो बहुत बोरिंग है वो मुझे पढ़ना पड़ता है और मैं खेलने में लगा रहता था. लेकिन अब उसको ये चीज़ें लगी कि ये तो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये चीज़ें नहीं छोड़ सकता. अब उसको रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है. अब उसको उन चीज़ों की, उन अपने सब्जेक्ट्स की और अपने लैंग्वेज की जो है वो इम्पॉर्टेंस पता चल रही थी. बट उसने जो है वो टाइम जो है पूरा अपना बर्बाद कर दिया था. जब पढ़ने का टाइम था तो उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल वो सीरियस नहीं हुआ. लेकिन जब अब इस टाइम वो उसको ये रियलाइजेशन होने लगी. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made him forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky means strange or short-tempered. अब उसको एम हेमल अपने टीचर का भी ध्यान आने लगा कि अब तो सर यहाँ से जा रहे हैं, एम हेमल यहाँ से जा रहे हैं, मुझे वो अब देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे. एंड अब मैं उनकी जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड, उनके गुस्से वाला जो नेचर है उसको भूल गया. वो उनके आयरन रूलर को भूल गया. एंड उसको लगा कि सर तो बहुत अच्छे हैं. मीन्स अब जो नेगेटिविटीज़ उसको नज़र आती थी अपने टीचर में, एम हेमल में, उन सब चीज़ों को वो भूल चुका था. और अब उसको उसमें जो है वो अच्छी चीज़ें नज़र आने लगी कि मैं अब सर को नहीं देख पाऊँगा, अब सर हमें नहीं पढ़ा पाएंगे. इन सब चीज़ें जो है उसको याद आने लगी और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल वो भी होने लगा कि अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. Sunday clothes means a person's best or newest clothes. उसको ऐसे प्रेस्क्राइब किया है जो संडे क्लोथ्स को, जो किसी आदमी के पास जो सबसे बेस्ट ड्रेस होती है उसको संडे क्लोथ्स कहते हैं. एंड द पुअर मैन, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन. अब तुम सोचा कि अच्छा एम हेमल ने क्यों इतनी अपनी अच्छी वाली ड्रेस डाली है. ये उन्होंने ड्रेस डाली है कि लास्ट लेसन था वो उनके उन बच्चों के साथ, तो उस लास्ट लेसन के ऑनर में, उस लास्ट क्लास के ऑनर में जो है एम हेमल ने वो अच्छे वाली अपनी संडे क्लोथ जो है वो पहनी हुई थी, जो बिल्कुल फ्रिल्ड शर्ट डाली हुई थी, ग्रीन कलर का कोट था एंड ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी एंड ऑल वर एम्ब्रॉयडर्ड. तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ें डाली. एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन of the village were sitting there in the back of the room. अब उसे समझ में आया कि जो विलेज के जो ओल्ड पीपल थे वो सभी आके क्लास में क्यों बैठे थे, क्योंकि सभी को ये चीज़ का दुख था कि फ्रेंच जो है वो अब बंद हो रही है और वहाँ पे अब जर्मन सिखाई जाएगी. इसलिए उसको अब सब चीज़ें पता होने लगी, उसको ये चीज़ें याद आने लगी. सभी कुछ जैसे बुलेटिन बोर्ड के आगे लोग क्यों खड़े थे और स्कूल में इतना मीन्स पीसफुल जो है एनवायरनमेंट क्यों था. सर की नेचर जो है, सर ने डांटा क्यों नहीं क्लास में, और वो बिल्कुल शांत थे एंड सब चीज़ें जो उसको वो रिकॉल होने लगी. It was because they were sorry that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. जो ओल्ड विलेज मैन थे, उन्होंने भी जब उनके स्कूल जाने का टाइम था तो उन्होंने भी अच्छे से वो स्कूल नहीं गए और उन्होंने भी अपना टाइम बर्बाद किया. उन्होंने भी जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी थी. लेकिन अब उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि अब तो जो उनकी जो कंट्री है वो उनसे छीन रही है, अब तो वो किसी और कंट्री के अंडर हो जाएंगे. तो इस चीज़ का उन्हें भी दुख था. इसलिए सभी जो थे वो ओल्ड पर्सन तो जो थे वो
क्लास में आके बैठ गए थे और लास्ट लेसन जितना हो सकता था उनको लग रहा था कि हम सीख लें, क्योंकि अब तो उनको सिखाना नहीं था किसी ने फ्रेंच लैंग्वेज को, इसलिए इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग। और उनको इस चीज़ का भी दुख था कि जिस टीचर ने 40 इयर्स तक फेथफुल उन्होंने सर्विस की और अपना कंट्री के लिए और इसके लिए भी वो अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे थे कि जो उनकी कंट्री है वो उनकी अब नहीं रहने वाली है। सो इसलिए वो सभी लोग इकट्ठे हुए थे और ऑल वर वेरी सैड। While I was thinking all of this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I don't have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. जब मैं ये सभी चीज़ें सोच रहा था, जब फ्रेंड्स ये चीज़ें सोच रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा नाम किसी ने पुकारा, किसी ने मुझे बुलाया, और तब मुझे पता चला कि ये तो मेरी टर्न थी रिसाइट करने की। जो पार्टिसिपल के रूल्स हैं उनको रिसाइट करने की फ्रेंड्स की टर्न थी। लेकिन वो सोच रहा था कि काश मुझे अपनी लैंग्वेज आती और मैं पार्टिसिपल का जो उसका टर्न थी उसको मैं अच्छे से उसके रूल्स को रिसाइट कर पाता और मैं वेरी लाउडली एंड क्लियरली उसको बोल पाता, बिना डरे मैं बोल पाता और कोई मिस्टेक ना हो। इस तरह से उसको लगा कि वो विश करने लगा कि इस तरह से मैं बोल पाता, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ता, कुछ भी मुझे देना पड़ता। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हो गया। मिक्सड अप मीन्स कन्फ्यूज्ड, ड्रेडफुल मीन्स फ्राइटनिंग एंड डियरिंग मीन्स हैविंग करेज। तो मैं बट आई गॉट मिक्सड अप, और वो कंफ्यूज हो गया। एंड ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड मीन्स उसको कुछ भी एक सिंगल वर्ड भी उसको बोलना नहीं आया और डर के मारे वो अपने जो उसने सांस रोक दी और डेस्क पकड़ के खड़ा हो गया। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो ऊपर की तरफ भी देखे। मीन्स अब उसको रियलाइजेशन होने लगी कि काश मैंने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा हार्ड वर्क किया होता, मैंने इंटरेस्ट लिया होता तो मुझे मेरी लैंग्वेज आती और मैं जो है पार्टिसिपल के रूल्स जो है वो मुझे आते और विदाउट मिस्टेक मैं ढंग से उनको बोल पाता। बट ये जब चीज़ें जो है वो हाथ से निकल चुकी थी और वो चुपचाप खड़ा हो गया विदाउट टेलिंग अ सिंगल वर्ड, उसको सिंगल वर्ड तक नहीं आया। एंड उसको इतनी शर्म आ रही थी कि उसने ऊपर की तरफ वो नहीं देख पाया। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. तो एम हैमिल ने जब लिटिल फ्रेंड्स ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं किया, उसको जब पार्टिसिपल के जो है वो रूल्स नहीं आए, तो उसने एम हैमिल ने उसको कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं बिल्कुल तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स। अब तुम्हें जो है खुद रियलाइजेशन है, तुम्हें खुद रियलाइज़ हो रहा है कि तुमने जो है वो टाइम से नहीं पढ़े, तुम टाइम से बिल्कुल तुमने ध्यान नहीं दिया, हार्ड वर्क नहीं किया, तुमने बिल्कुल बेपरवाह हो गए थे तुम लोग। और तुमने जब ये टाइम था तुमको, तब तुमने ये सोचा कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मैं आज नहीं तो कल इसको लर्न कर लूँगा। तुम यही सोच के तुमने कितना टाइम जो है वो वेस्ट किया है। एंड अब देखो क्या रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट मीन्स अब जो है फ्रेंच लैंग्वेज जो है वहाँ पे बैन हो गई थी, अब उनको जर्मन सिखाई जानी थी, वो भी नए सिरे से। इसलिए एम हैमिल ने उसको ये चीज़ बताई। That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say you. How is it? You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak or write your own language. लेकिन ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ सिंगल तुम्हारे साथ नहीं है। यहाँ एल्सेस में बहुत से लोग हैं जिनको अपनी ही लैंग्वेज नहीं आती। अब जो दोज फेलोज मीन्स द प्रशियन सोल्जर्स, जब वो यहाँ आएंगे, जब तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे बारे में उन्हें पता चलेगा, तो वो ये कहेंगे कि
जब तुम फ्रेंच जो है होने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, क्यों तुम शो ऑफ कर रहे हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, तुम्हें तो फ्रेंच ना बोलना आता है, ना फ्रेंच लैंग्वेज ना बोलनी आती है, ना लिखनी आती है। इस तरह से वो तुम्हें कमेंट करेंगे। एम हैमिल ने उनको ये चीज़ बताई कि सिर्फ फ्रेंच की ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो एल्सेस में है बहुत से लोग ऐसे हैं सभी लोग ऐसे हैं जिनको जो अपनी लैंग्वेज ना वो बोल सकते हैं ना वो लिख सकते हैं। मीन्स अपनी जो मदर टंग है वो कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, ये हमें यहाँ पे पता चलती है जब उन लोगों के साथ से उनकी जो है मदर टंग जो है वो छीनी जा रही थी। But you are not the worst, poor little friends. We have all a great idol to reproach ourselves with. सो वही उसने रिपीट किया कि लिटिल फ्रेंड्स, तुम ही गलत नहीं हो, बहुत से जो लोग हैं वो इसमें सेम जो है वो बिल्कुल इक्वली जो है वो हम ब्लेम कर सकते हैं सभी को, इसमें हम सभी का जो है वो कसूर है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. इसमें तुम्हारे पेरेंट्स का भी बराबर का जो है वो फॉल्ट है। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं था, ये तुम्हारा फॉल्ट है। लेकिन जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनको भी तुम्हारी चिंता नहीं थी, उन्होंने भी तुम्हें फील्ड पे या मिल्स पे तुम्हें काम करना प्रेफर करवाया, वहाँ पे तुमसे काम करवाया और थोड़े से पैसों के लिए फॉर लिटिल मनी, कि तुम थोड़े से पैसे कमा सको। तुम्हें स्कूल भेजने में उन्होंने इतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जितना कि तुम्हें फील्ड में और मिल्स पे काम करने के लिए। इसलिए तुम अपने को रिस्पॉन्सिबल मत समझो। एंड आई have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और वो एम हैमिल ने जो है वो अपने को भी ब्लेम किया कि उसमें तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड इवन ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि जब लेसन पढ़ने का टाइम होता था तो एम हैमिल जो है बच्चों को जो है अपने जो गार्डन में है उसको वाटरिंग के लिए भेज देते थे, अपने फ्लावर्स में पानी देने के लिए भेज देते थे। और जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था, मछली पकड़ने के लिए जाना होता था, तब मैं तुम्हें जो है वो छुट्टी कर देता था। ये सब चीज़ हम सभी जो है इसके लिए बराबर जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही जो है फॉल्ट नहीं है। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. अब एम हैमिल जो है वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं कि ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है एंड क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल जो है वो लैंग्वेज है। मतलब अपनी जो मदर टंग से किसी भी पर्सन को जो है वो इमोशनल जो है वो अटैचमेंट होती है, वो यहाँ पे अपनी मदर टंग के लिए वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। That we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. मीन्स अपनी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, किसी भी आदमी को लिखनी आनी चाहिए और बोलनी भी उतनी ही अच्छे से आनी चाहिए। मीन्स वी मस्ट हैव फ्लुएंट इन आवर मदर टंग, क्योंकि मदर टंग जो है वो हमें स्लेव होने से बचाती है। किसी के अंडर अगर हमें कोई कंट्री है हमें अपने अंडर करना चाहती है, तो सबसे बड़ा जो है वेपन होता है अपनी मदर टंग। उसके बलबूते पे हम जो है वो जो है फ्रीडम हम पा सकते हैं। ये एम हैमिल उनको समझा रहे हैं। एंड देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल अंडरस्टूड इट। All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. Amazed means shocked. तब उन्होंने अपनी फ्रेंच की जो ग्रामर बुक है उसको निकाला और पढ़ाने लगे, और मुझे ये चीज़ बड़ी शॉकिंग लगी कि आज जो सर ने पढ़ाया, एम हैमिल ने जो भी आज हमें पढ़ाया, वो बिल्कुल मुझे वर्ड टू वर्ड समझ आया कि वो क्या समझा रहे हैं।
उनका वे ईजी था पढ़ाने का या मेरा मूड सीखने का था, ये उसको समझ नहीं आया। लेकिन मैंने शायद ध्यान से सुना है बहुत ज़्यादा, या फिर सर ने जो है वो एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया, बहुत पेशेंस से किया, कुछ भी हो, लेकिन उसको आज जो है वो लेसन अपने बहुत ज़्यादा समझ में आया। आज उसको इसलिए समझ आ रहा था क्योंकि उसको आज अपने जो मदर टंग की जो है वो वैल्यू समझ में आ रही थी, इसलिए दैट वाज द रीज़न कि उसको वो लैंग्वेज जो है वो उसको जो आज का जो लेसन है वो बिल्कुल भी समझ आ गया। एम हैमिल जो भी उनको पढ़ा रहे थे। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. Means अब उसने अंदाज़ा लगाया, वो प्रिडिक्ट करने लगा कि शायद एम हैमिल जो है वो बेचारे पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल। मीन्स सर जो है वो एम हैमिल जो है वो जो भी उनको नॉलेज है वो हमारे दिमाग में सब कुछ डालना चाहते हैं। वो फ्रेंच लैंग्वेज का उनको जो भी आता है वो हमें एक ही दिन में वो सिखाना चाहते हैं। अपनी जो लैंग्वेज है उसके बारे में पूरा नॉलेज हमें देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर we had a lesson in writing. That day M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. France Alsace. उसके बाद हमें जब उन्होंने हमें रीडिंग करवा दी, उसके बाद हमें उन्होंने जो है लेसन इन राइटिंग मीन्स लिखने के लिए जो है वो वर्क दिया, और उन्होंने हमें न्यू कॉपीज लाई हुई थी, और उसमें कर्सिव जो है राउंड हैंड मीन्स कर्सिव में लिखा हुआ था फ्रेंच एल्सेस ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखा हुआ था